को ऐसा लगता है कि वी आर गोना बी रिप्लेस्ड बाय एआई like CS or lawyers. Is it true? हम्म। Have you never thought of starting your own firm or something like that? कहते हैं ना यार, वर्किंग फ्रॉम समवन। मुझे लगता है नहीं यार, यू नॉट एज ए लॉयर और कंपनी सेक्रेटरी, एटलीस्ट यू नॉट वर्किंग फॉर समवन, यू आर एज वर्किंग फॉर योरसेल्फ एज इन योर ओन प्रैक्टिस। आप Your team has won a lot of compliance award consequently. So एक compliant अच्छा compliance team मतलब क्या होता है कि आपने तो awards जीते तो you must have been the bestest. How to become that best? What would you say to those people who thinks that compliance is just a boring paperwork? It's just a responsibility, added responsibility. You know, you're not that important. This is what we feel sometimes working in corporate. इवन इफ यू आर लॉयर और ए सीएस, यू नॉट हियर फॉर ओपिनियन। ओपिनियन लेने के लिए मैं एक्सटर्नल को लॉयर देगा, मुझे ओपिनियन देगा, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ दैट पोजीशन। सो मेरे को जजमेंट आनी चाहिए। मतलब व्हाट इज माय जजमेंट, मेरे जजमेंट के हिसाब से ये चीज ठीक है या नहीं है। आई शुड बी एबल टू कंक्लूड द थिंग रादर देन गिविंग एन ओपिनियन। कोई लॉ फील्ड में आना चाहता है, मैंने देखा है कि इसकी जो प्रोग्रेस होती है वो काफी स्लो होती है। लाइक अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स, अ लॉट 3 to 5 टॉप स्किल्स जो एक सीएस को आने चाहिए अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स। वही आई थिंक सीएस को ना एचआर का रोल भी बहुत अच्छे से निभाना पड़ता है। मतलब यंग सीएस प्रोफेशनल्स जो है, आप उनको बोर्ड रूम्स के बारे में क्या, बिकॉज बोर्ड रूम्स में जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्क टेकिंग डिसीजंस होते हैं, तो यंग सीएस प्रोफेशनल्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? डू यू थिंक दैट यू हैव बिकम सच अ सक्सेसफुल इन हाउस यू नो लॉयर एंड सब कुछ प्रॉपर रहा है? बिकॉज ये बच्चे काफी पूछते हैं कि लक लक, सो डू यू थिंक यू वर यू लकी इनफ और यू हैव एक्चुअली वर्कड हार्ड फॉर इट? आई थिंक मेरे पहले बोर्ड मीटिंग के पहले सर आप मुझे मिलते और ये सारी चीजें बताते तो इट वुड हैव बीन सो मच डिफरेंट। तो मैं तो ये बोलता था किसी को कि यार अगर तुम मेरे को पिंच करोगे ना तो खून की जगह कंप्लायंस निकलता है मेरे में, तो कभी कभी तो ये भी बच्चों का कंफ्यूजन है कि फर्म से ट्रेनिंग करनी चाहिए कि कॉर्पोरेट से करनी चाहिए। जज को जानना जरूरी नहीं है कि आप जानते हो, जज को समझना जरूरी है। समटाइम इट हैपेंस, आई हैव सीन मैनी कंपनी सेक्रेटरीज ऑर्गेनाइजेशन में गए, इंटरनल ऑडिट पकड़ लिया। ऑर्गेनाइजेशन में गए, मेरा टैक्स में इंटरेस्ट है, टैक्स पकड़ लिया, सर मुझे दे दी। लेबर लॉ पकड़ लिया। यू नो, यू नीड टू कीप वॉचिंग और लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज इन इज दैट कि आपको गैप दिखता है जो हमारे सीएस में बच्चे पढ़ते हैं जिस तरीके से एंड द रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड? डू यू थिंक एनी गैप इन बोथ ऑफ देम? द क्वालिटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज रिसेंटली जो जनरेट हो रहे हैं, आई थिंक इट्स नॉट दैट क्वालिटेटिव। मतलब ऐसा लग जाता है हमें इतना कुछ है हमारे सिलेबस में, मेरे को नहीं लगता इससे अच्छा किसी का सिलेबस होगा। और quality of company secretaries nowadays, when we do the interview for the interns or the trainees and all, then sometimes we realize that what has happened to the generation, new generation of CS। यार हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना काम किया और सब कुछ पढ़ते थे। One thing which our institute does is a very you know, I would say it's one of the greatest thing what we do is So, hi sir. Finally, the podcast is happening right now. Like इतना on and off हुआ था हमारा, but it's happening. I just want you to, quickly tell us about yourself, so हमारे students को पता चले that what are you doing currently. Neha, thank you very much for giving me this opportunity. I know we've been trying for this quite long, and finally we are here. And right now I'm working with Uflex Limited as their Senior Vice President Legal. I'm heading the legal here, India as well as global. Both. Uh, and so prior to this, for almost 30 plus years of total experience in legal compliances, company secretary, and all. I worked with Schneider Electric also. I worked with KPMG for 6-7 years. I worked with Meyer India Limited, and then I also worked with another company called DCM Shriram Limited for quite a number of times, 10 years. So this is all about, but always Delhi NCR only, and this field itself. So, I mean, you are a company secretary, but what I have understood is that आप company secretary से in-house legal पर shift हुए हो, right, sir? Yeah, so You are right. So I am basically I am a company secretary. Yes, I started my career as a company secretary always. So when I was doing my CS, then only I joined an organization in the
in the company secretarial department. I was working. I handled IPO, etc. there. So one fine day when I was sitting in an organization as a company secretary of that company, it was somewhere in 2001 or two, you know, yeah, around that time. So I was in my company. So I was handling entire company secretarial function of that company, including two listed entities and all. So one fine day, what happened was there was one matter. There was a guy who was handling the legal department. He was not a lawyer actually, but yeah, but he was quite a lot. He was handling the legal function of that particular company. And so how it started, accidentally I became a lawyer or a legal head, you would say. So there was a matter of some recovery which we wanted to file from one of our customer. And what happened at that point of time, the lawyer suggested not to me, to the legal person and to the chairman, that why don't we go for a winding up petition for this? There was earlier Companies Act 1956. There was a separate provision for the winding up, which is now with the IBC and all now. So why don't we go for a winding up petition, because it's a good pressure tactics for a recovery and all, because generally we do like this, and this is something which is going to give a lot of pressure on the customer. So we thought, so then, while talking to the lawyer didn't understand it properly, winding a petition. He was only aware of the recovery suits and all, and maybe criminal, civil, and whatever, because he was not exactly a lawyer or a company secretary as well. So then the lawyer asked the chairman, "Do you have a company secretary in your company?" And he said, "Yeah, yeah, company secretary." And yeah, sitting there, company secretary. So I was called in the boardroom, not the boardroom, it's a meeting room basically. I was called in that meeting room, and then I was told that this is our lawyer, and we are working out, we are actually discussing a matter which is of a winding up and all. And suddenly I got an opportunity. I thought it's an opportunity, or immediately I just barged in. I said, "Yeah, yeah, I can understand. You're talking about that winding up petition and all, and the Companies Act." Yeah, but so I started talking to the lawyer, but I've seen many case laws that it shouldn't be taken as a alternate to the recovery, etc., etc. He says, "Huh, I understand, but it's a pressure tactic generally. I have seen many cases where the law says that it should not be taken as a alternate to the debt recovery, but normally we, use this practice, and generally we have been successful in this also." So then the chairman started looking at me. Oh, he knows the subject. And that's how, I thought it's a good opportunity. And that's how, so we worked. So he told me, "Samit, you work on this assignment because it's company law related matter entirely." Fortunately, that got very successful because the lawyer we hired was very, very good. And, within 2, 3 hearings, the person, he given an undertaking in the court that I'm ready to pay installments, and also we won that case practically. And the chairman was very, very happy. And then after a couple of months, suddenly the entire legal department came to me. He said, "Now you handle the legal, because this guy has a lot of other work, also admin work, HR and all." And this is how I got the entry into my legal function. That was the first time. Okay. And so I was very happy. Yeah, why not? So वहां से मेरे Hmm. पास तब कंपनी सेक्रेटरी तो कम हो गया और लीगल का काम एकदम से ज्यादा आ गया, बिकॉज टू मच लिटिगेशंस एटसेट्रा, टू मच लेबर इश्यूज, land issues, etc., etc., and then criminal matters also. So it was not at all planned. It was Not at like all planned. sudden. So do you have a separate law degree? Yes. So it was never planned. I was always wanted to be, when I was doing CS, तो heart and soul Hmm. से ये लगता था एक बार company secretary बन Hmm. जाए यार, it's a very good position. Hmm. So I was always company secretary of the company. When this came to me, and I thought, it's a good idea, because yes, we can handle legal. Why can't we handle legal? I mean, we are as good as a lawyer, as a company secretary. So then when the entire legal department came to me, then I did my law. Okay. So So first it you was, handled the in-house legal thing and then yes. you So pursued then I law. thought, I should do the law degree also. And I spoke to my chairman that I want some time to, get into this law. He says, "No, no, this appreciate that." So then I did my law, and then I became a lawyer. And after that, wherever I am, I've been handling the legal also, as whether it's with CS or without CS. Okay, so considering your situation, you have 30 years of experience in this thing and you have experience in CS field also, law field also. So Right. can you list out some differences that what kind of difference the role of CS is and the role of legal is in corporate? Okay.
सो नेहा, अगर मेरे से डिफरेंस पूछो ना, सो बोथ द फंक्शंस आर बेसिकली to avoid any risk to the organization, basically, what I would say. While CS is a custodian of your governance as of now, I will say CS is basically more into compliances, more into governance, more into board matters, more into stakeholder matters. And आज की डेट में तो because there's a lot of proxy advisory issues and also there's a lot of governance and shareholders matter also. Legal on the other hand, purely legal on the other hand is basically, you are taking care of all the legal issues of the organization. But let me tell you, so both the positions, unless until it's not a qualification, it's a mindset where you are actually working. Your mindset actually plays a role. Even if you are a CS, you are handling a lot of issues which are risk issues or risk management issues. Even if you are a lawyer, you're handling a lot of issues which are governing issues. So somehow I feel that there is not much difference in the role except that the title or your core functions. But ultimately what you need to understand is that both of you are working in a fashion wherein you are supporting the business or you are an advisor to the business, either as a company secretary with the board or as a legal head. You are basically a business enabler, you are basically a business advisor. So therefore your mindset has to be changed that मैं अगर ये सोच के बैठूं कि मैं लीगल का काम सिर्फ कर रहा हूं, मैं कुछ और नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं पता लगेगा, बिकॉज मैं अपनी ईगो में बैठा रहूंगा. सिमिलरली इफ आई थिंक यार मेरा काम सीएस का काम है, मैं तो सिर्फ ये अपना काम करूंगा, देन it's not going to help you. So I think title are different, but mindset of a risk manager or a business advisor is something which you have to carry with you. Okay. So because basically a lot of students come up with this doubt कि हमको लॉ में इंटरेस्ट है तो हमें क्या करना चाहिए, सीएस Hmm. करना चाहिए कि लॉ की डिग्री करनी चाहिए. Correct. तो आई No, थिंक यू so आर I द would बेस्ट suggest them पर्सन. if they can do CS with the law, if they can do both, nothing like it. It's a very good combination today. द रीजन बीइंग कि बिकॉज मेरी एज में जाकर के, और मेरे ख्याल से मतलब मेरी एज मतलब मेरे ग्रुप के अंदर जितने भी मैं लोग देखता हूँ, मोस्ट ऑफ देम आर सीएस एंड लॉयर बोथ, एंड मोस्ट या most of them are CS as well as lawyer or a combined position, or somehow only in-house lawyers. So I think it's a very very good combination if you can do both. But if you have interest in legal and you think the CS is something which you don't want to do, then legal is also a very good field nowadays. But the only thing I always say, one has to really understand the business. Someone asked me, Samit, how do you hire a lawyer? What do you think that the quality of a good lawyer? I said, maybe, someone says that he should be good in communication, he should be good in presentation, he should be good in, responses and all. But he says, no. The only success factor is that you need to understand the business of the organization. So, unless and until you get into the business of the organization and understand the business, the dynamics of the organization of the business, you are not a successful either a lawyer or a CS. So even if somebody says that I want to do only law and I want to do only CS, I want to become into a legal, don't think that only legal will really going to help you in in-house or even external lawyer. You need to understand the business first. Go sit down with the business people, understand the nuances of the business, understand the dynamics of the business. Then only you will be a successful in-house lawyer. So according to me, it doesn't matter if you are doing handling a legal or you are handling a CS function. Understanding of a business is something which is the core important area for me to be able to be successful as a lawyer or a I CS. think this is the most common point that the with whom I do podcast, each one of them have, laid down this that Absolutely. either you are into CS thing or law thing, you need to understand the business. That's like the core. Like, I can give you a live example. Today is, I was sitting one of the business head and we were, preparing for a legal matter suit. And, from the legal perspective, शुरू में हमने सारे काम कर लिए. And when we went to the notice in the sense that, initially not from the lawyer, we were working on that, कि lawyer के पास अभी शुरू करेंगे. But initially we were preparing for the legal matter suit. And finally, when everything happened, we had a final meeting with the business head, and then we called, the finance head and the business and the other people also. And then I told them, I said, you have to understand that we are taking this action, but you need to understand the risk involved in that. He says, नहीं कोई risk नहीं होगा. I said, no, I'm not saying risk, but you have to understand that number one, whether you have to continue to business with this particular supplier or not. If yes, then please understand that what are your, alternate and all. He says that I have taken care of. Then couple of other things. Then डिस्कशन करते करते दो तीन चीजें और निकल के आई.
and which was very interesting to me also, because even I was not thinking, and then the business had came with that idea and this suggestion. But then I realized that it's always good to have these business discussions. Is it that, for example, um, there is some kind of insurances which they take, and then some kind of insurance that they take in the credit and all. So, he says tomorrow this thing can impact on our other business or other supply because of some insurance issue and LC issues and all. So he was trying to understand, and then I thought maybe, from the business perspective, we have to understand this thing. Then we decided, let's hold on to the legal action first. Let us see what kind of a risk are involved in that, what kind of a mitigation we have for that particular risk, and then we'll go legal. So straight away कोई भी lawyer होगा, immediately external lawyer होगा, फटाफट फाइल करो सूट यार, देखा जाएगा बाद में वो. So these are very important points. तो जितने भी सक्सेसफुल लोगों के साथ पॉडकास्ट किया सर, सबने यही बोला है कि Uh, जस्ट डोंट this is the लिमिट mantra, I would योरसेल्फ. say. Yeah, हाँ, this is the mantra. करेक्ट. तो सर आपने इतने सारे बोर्ड मीटिंग्स हैंडल किए हैं, मतलब यू मस्ट हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ बोर्ड मीटिंग्स और शेयर होल्डर मीटिंग्स एंड वेरियस टाइप ऑफ मीटिंग्स. तो आपको क्या लगता है कि कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल का रोल कैसे इवॉल्व हुआ है इन टर्म्स ऑफ दिस ESG एंड सेबी गाइडलाइंस इन That's a very बोर्डरूम्स? good question. That's a very important thing. जब हमने कंपनी सेक्रेटरी का करियर शुरू किया था और आज की डेट में जब हम देखते हैं, आई मीन आई सी ए ट्रमेंडस चेंज. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टोटल इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन इसके अंदर रोल के अंदर आया. देयर वाज अ टाइम व्हेन there were no concept of, when the CB corporate governance rules were not there, actually, or not very tightened. So there was not a concept of independent director, even if there was, but they were not actually playing the role of independent director, because they used to be the friends or the relatives initially. So I think from that point of time, when we were sitting in the boardrooms, the kind of discussion we were having only business and financial discussions. But today in the boardroom, directors are very much interested to know that what are we doing in terms of sustainability, what are we doing in terms of ESG, what are our goals in terms of ESG, and what are the risk management policies, what are our internal audit policies. पहले कभी internal audit की presentation hardly we have seen in the board meeting or audit committee. Now every audit committee, they like to see the internal audit presentations. They want internal audit to be present there. Tell them that what are the issues you yourself tell, and what are the mitigation action you have now. What kind of a, even when we used to say the factory के अंदर ये accident या ये कोई इस तरीके की चीज हुई है, so we now they really ask it, because there is a lot of liabilities on the directors. They also understand now, being an independent director, there is a duty cast upon them also, that they need to be responsible, they need to ask questions to the board, and the chairman of the organization are also become very responsible now. They understand that they are duty bound to answer to the independent director. So therefore, I have seen that in our chairman now, is after all this discussion, he started saying in my previous organizations, whenever we do the business presentation, for quarterly business presentation to the board or to the committees, what are your ESG goals? What have you done in the last 3 months on ESG? You know, particularly environment पे क्या काम किया है? What are the new projects in which we are taking care in terms of environment? कहाँ कैसे कर रहे हैं? कितना sustainable जा रहे हैं? What is our ESG scores in terms of, whether किसी से भी independent किया हो? What are the social activities? What are the things you're taking care of around in and around your plants and all? So many questions they ask about ESG or sustainability. So I think they are very much more aware nowadays. The board is much more aware, and therefore it is important for company secretaries to understand all these things to be able to answer the board very well. बिकॉज बोर्ड के पास अगर आपने प्रॉम्प्टली आंसर नहीं दिया चीजों को, या बोर्ड के पास अगर आपको लगा कि आप बुद्धू की तरह बैठे हो, सो बोर्ड विल नेवर लाइक यू एज ए कंपनी सेक्रेटरी. दे वांट समवन हु हैज द कंट्रोल ऑफ ऑल द थिंग्स एंड विल बी एबल टू आंसर टू द बोर्ड. ये नहीं कि जवाब देना है, ये नहीं कि आर्ग्यूमेंट करना है, बट इन ए वे, in a proper manner, you should be able to at least give them a satisfactory answer to the things. So therefore company secretaries are very much required to understand all these things nowadays. And I think it's a hot topic, everywhere we're discussing about it. Perfect. I mean, you have summarized it so well because आजकल ये सब इतना ट्रेंडिंग टॉपिक है, एंड द
I don't know if you will agree with me or not, but the quality of company secretaries recently जो generate हो रहे हैं, I think it's not that qualitative. मतलब ऐसा लग रहा है कि वो लोग सिर्फ syllabus पढ़ के CS बन गए हैं, not much practical exposure. I think because of their attitude that हमें सिर्फ हमारे CS तक ही सब कुछ लिमिट रखना है, कुछ और नई चीजें सीखनी नहीं है, जिसकी वजह से फिर मार्केट में ऐसा हो जाता है कि सीएस का स्कोप नहीं है. सो if they watch this podcast, I really want to highlight that we have to, give exposure to ourselves on a lot of other aspects also, like hot topic ESG and sustainability. Considering this, sir, what do you, And yeah. Neha, before that, you have made a very valid point. Quality of company secretaries nowadays, when we do the interview for the interns or the trainees Hmm. and all, then sometimes we realize that what has happened to the generation, new generation of CS. Yeah. यार हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना काम किया और सब कुछ पढ़ते थे. एंड देन आई रियलाइज यस यू आर राइट. बिकॉज आप अगर ये सोचते रहेंगे कि मेरा काम सिर्फ सीएस का है, मुझे मिनट्स बनाने हैं, मुझे बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करनी है, मुझे कंपनी सेक्रेटरी से या कंपनी डायरेक्टर और सेबी के अलावा कुछ आता हो या नहीं आता हो, दैट अप्रोच इज नॉट गोइंग टू वर्क टुडे. आज की डेट में तो किसी भी कीमत पे आपका ये काम नहीं होने वाला. यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो यू नीड टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटी. समटाइम इट हैपेंस, आई हैव सीन मैनी कंपनी सेक्रेटरीज ऑर्गेनाइजेशन में गए, इंटरनल ऑडिट पकड़ लिया. ऑर्गेनाइजेशन में गए, मेरा टैक्स में इंटरेस्ट है, टैक्स पकड़ लिया, सर मुझे दे दी. लेबर लॉ पकड़ लिया. You need to keep watching or looking for the opportunities in the organization wherein you can, in the eyes of management, you can establish yourself. So I think it's very important that you have to look for the other areas. आई थिंक वी लर्न एवरीथिंग इन अवर सिलेबस. हम इंटरनल हाँ, ऑडिट के बारे में भी पढ़ते हैं. इतना पढ़ाया जाता है हमें, इतना कुछ है हमारे सिलेबस में, मेरे को नहीं लगता इससे अच्छा किसी का सिलेबस होगा. और है ना सर, बट आई डोंट नो व्हाट्स स्टॉपिंग देम. सो सिलेबस की बात कर ही रहे थे, आई आल्सो वांट टू आस्क दिस, दैट क्या आपको गैप दिखता है जो हमारे सीएस में बच्चे पढ़ते हैं जिस तरीके से, एंड द रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड? डू यू थिंक एनी गैप इन बोथ ऑफ देम? हाँ, नहीं गैप तो है ही है. देखो, ये हर एजुकेशन में होता है, इस खाली सीएस में ही नहीं है. थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क होता है. जब आप पहुंचते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको पता लगता है कि आपकी थ्योरी तो धरी की धरी रह गई, बट हम्म. देयर इज लॉट ऑफ हम्म. थिंग्स व्हिच यू हैव टू. And that's where your analytical ability, your decision making, your judgments, all these counts. Therefore, so ओके. I सो think yes है. बट मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ नया, बिकॉज मैं काफी पहले क्वालिफाइड हूँ. और मुझे अभी शायद इतना नहीं पता कि आज की डेट हाँ में हाँ. कैसा स्टडीज मटेरियल है, क्या चीजें हैं. सो परहैप्स इतना ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट आई थिंक यस. तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि इस गैप को कैसे कम किया जा सकता है? Think one thing which our institute does is a very, I would say it's one of the greatest thing what we do is our what we call nowadays, हमारे टाइम में होती थी ट्रेनिंग. SMTP training, एमएसओपी, या. MSOP types. So राइट. this MSOP is one of the biggest opportunity for the institute to give them to try to fill this gap. तो इसको करेक्ट. हम इसके ऊपर हमें सजेशंस लेने चाहिए. जो लोग काफी पुराने कंपनी सेक्रेटरीज हैं, जो सीनियर लोग हैं, more and more suggestion our institute should take on MSOP to make it much more constructive, to make it much more gap filling oriented, so that only experienced company secretary with 10 to 15 years will be able to help you out. कि यार इस ट्रेनिंग में तुम्हें और क्या जरूरत है, इस ट्रेनिंग में इसको और क्या सिखाना है, उसको ऑन द ग्राउंड ट्रेनिंग कैसे देनी है. मतलब आई थिंक ये एक ट्रेनिंग है जिसके अंदर हम थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं, और इम्प्रूव करते रहना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि खराब है, बट इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. नीडेड. करेक्ट. एंड ऑल्सो कंसिडरिंग दैट अभी ना 21 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आईसीएसआई ने की है, जहाँ पे इंटर्नशिप होती है. आई थिंक वहां पे भी बच्चे काफी सारे एक्सपोजर गेन कर सकते हैं. आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. ट्रेनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट. अब वो होता क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि यार ट्रेनिंग में कुछ काम नहीं करना, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले लो, या चलो ट्रेनिंग कहीं से ले लो. तो वो आई थिंक अप्रोच ठीक नहीं है, एग्जैक्टली. बिकॉज वो आगे उनको ही ट्रबल देती है फिर. ये भी बच्चों का कंफ्यूजन है कि फर्म से ट्रेनिंग करनी चाहिए कि कॉर्पोरेट से करनी चाहिए. बोथ आर गुड. आई मीन टू मी बोथ आर गुड. मेरे हम्म. ख्याल से फर्म में कर रहे हो देन ऑल्सो यू गेट वेरी गुड एक्सपोजर ऑन द ग्राउंड. कंपनी में कर रहे हो तो भी ठीक है, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं लगता. ट्रेनिंग आपको, द ओनली थिंग इज ट्रेनिंग आपको रिलीजियसली और ऑनेस्टली करनी है बैठ के वहाँ. करेक्ट. ओके. सो सर, देयर इज वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड जो सीएस है, बट जब उसने सीएस की इंटर्नशिप की तब उसको रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट समथिंग आई लाइक. आई मीन जो भी उसने वहां पे सीखा होगा, मे बी द कंपनीज फॉल्ट, और उसका करेक्ट. शायद एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, तो वो क्विकली लॉ में चेंज हो गया.
एंड देन Hmm. ही इज नाउ अ वेरी सक्सेसफुल, एक सक्सेसफुल लॉ फर्म है उसके अंदर, वो काफी अच्छे पोजीशन पे काम कर रहा है। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस। I agree. I agree. होता है, and which is the right thing. I mean, which is obvious. Yeah, correct. So I also want to ask you that young CS professionals जो है, आप उनको बोर्डरूम्स के बारे में क्या, बिकॉज बोर्डरूम्स में जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्क टेकिंग डिसीजंस होते हैं, तो यंग सीएस प्रोफेशनल्स को क्या ध्यान रखना चाहिए बोर्डरूम्स में विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दिस थिंग्स? देखो, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड रूम में। एक तो क्या है कि बोर्ड मेंबर्स के पास डेटा टाइम से पहुंचे, ओके। डेटा जो है ना वो अप्रोप्रिएट पहुंचे। अब अप्रोप्रिएट के अंदर जो है ना ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप डायरेक्टर्स को बहुत ज्यादा डेटा दोगे, दे विल गेट कंफ्यूज, दे विल हैव सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर इररिलेवेंट एट टाइम्स। हम्म। अगर आप बोर्ड मेंबर्स को डेटा कम दोगे, तो बोर्ड मेंबर्स के पास बड़े सारे क्वेश्चंस आएंगे एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। सो द राइट काइंड और राइट साइज ऑफ डेटा विच इज द पार्ट ऑफ एजेंडा उनको देना है। दैट इज नंबर वन, कि कितना जरूरत है, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, बिकॉज टू मच डेटा इज ऑल्सो वेरी बैड। हमको भी लगता है कि बहुत कुछ दे दो, नहीं। नंबर टू, you need to be patiently sitting there and listen each and every director, because directors के पास experience है and they are from the various field। कोई डायरेक्टर मान लीजिए ब्यूरोक्रेट रह चुका है, कोई डायरेक्टर मान लीजिए फाइनेंस का एक्सपर्ट है, कोई डायरेक्टर मान लीजिए ईएसजी का एक्सपर्ट है, सस्टेनेबिलिटी। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो try to listen them patiently and then try to give them answer. Even if you don't have an answer, say, okay, sir, I'll get this checked and I'll get back to you. I'm just noting it down. This is something I'll have to get back to you. Or maybe I can email it to you. But, you have to look very confident. नर्वस तो लगना नहीं है, चाहे आप अंदर से कितने भी नर्वस हो। यू हैव टू लुक कॉन्फिडेंट, दैट्स या। अनदर क्वालिटी। एंड एवरी डायरेक्टर को अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ना, आप जब एक लॉयर अपीयर होते हो ना जज के आगे, तो किसी ने ऐसे ही किसी से पूछा कि सर आप इस जज को जानते हैं। उसने बोला क्या हुआ, बोला नहीं मेरा एक मैटर लगा हुआ है, क्या आप उस जज को जानते हैं? तो आपको, ओके। तो ऐसे कोई बात हो रही थी, तो उसने बोला मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ ये जरूरी नहीं है। जज को जानना जरूरी नहीं है कि आप जानते हो, जज को समझना जरूरी है। तो व्हाट काइंड ऑफ ए माइंडसेट दैट पर्टिकुलर जज है, आपको मैटर किस तरफ जाएगा, आपको किन चीजों को ध्यान रखना है। उसके पुराने जजमेंट्स देखो, किस तरीके से वो जजमेंट देता है, उसके उसके हेयरिंग अटेंड करो, किस तरीके से सोचता है। सो अंडरस्टैंडिंग पीपल rather than knowing people is more important। आप डायरेक्टर तो सबको जानते हो, बट यू नो अंडरस्टैंड द डायरेक्टर। तो एक एक पर्टिकुलर डायरेक्टर से जब आप इंगेज होते हो, बातचीत करते हो किसी न किसी बहाने, देन यू अंडरस्टैंड कि वो किस पॉइंट पे ज्यादा कहता है, उसकी क्या नेचर है। वो ज्यादा सवाल पूछता है या वो कम सवाल पूछता है लेकिन ज्यादा एक्सपेक्ट करता है आपसे आंसर, या वो कंप्लायंस के ऊपर बड़ा ओरिएंटेड है, या वो सस्टेनेबिलिटी पे ज्यादा ओरिएंटेड है। सो आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डायरेक्टर पर्सनली। ये होना चाहिए कि आपको उसकी नेचर, उसके बारे में सब कुछ पता है, जितने रिसर्च कर सकते हो कर लीजिए, उनका बैकग्राउंड समझ लीजिए अच्छी तरीके से, एंड देन सी। बिकॉज कई बार आप आईटी में बड़े स्मार्टली से जवाब देने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कि वो कुछ नहीं बोल रहा, मगर अंदर से उसके अंदर इतना मटेरियल होता है कि आपके 2 मिनट में धज्जियां उड़ा सकता है वो कभी भी। सो अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी डायरेक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गिव हिम टू मच डेटा, don't give him less data also, of course, and then be very patient, be very polite in the boardroom. So these are some of the tips I think one should आई understand. थिंक मेरे पहले बोर्ड मीटिंग के पहले सर आप मुझे मिलते और ये सारी चीजें बताते तो इट वुड हैव बीन सो मच डिफरेंट। ना ना, ठीक है, आपने वहां सीख लिया ना, आज ये बोर्ड मीटिंग में गए तो। हाँ, बट अगर ये सारी चीजें पता होती तो काफी अच्छा इम्प्रेशन पड़ता हमारा भी डायरेक्टर्स के सामने, और काफी प्रोडक्टिव होती चीजें। बट या, आई थिंक यू हैव सम अप रियली वेरी वेल कि एक सीएस को, आई थिंक स्टार्टिंग यंग प्रोफेशनल्स को तो यही ध्यान रखने की जरूरत है, हाँ, धीरे धीरे इट कम्स बाय एक्सपीरियंस। तो फिर आपकी ट्यूनिंग बन जाती है ना। शुरू में तो हाँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पीपल, वो बहुत करेक्ट। जरूरी है। वही आई थिंक सीएस को ना एचआर का रोल भी बहुत अच्छे से निभाना पड़ता है, मतलब जो हम एचआर स्किल्स सीखते हैं, स्किल्स की बात आ रही है सर, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि 3 to 5 टॉप स्किल्स जो एक सीएस को आने चाहिए अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स, जिससे वो लीडरशिप या सीनियर मैनेजमेंट रोल्स में जा सके। इतनी बड़ी अच्छी बात की कि एचआर का रोल, मेरे को लगता है कि एवरी लीडर और एवरी फंक्शन हैज टू अंडरस्टैंड द एचआर रोल।
you need to be the people manager. So I think 2 3 skills which I would normally recommend is communication, which includes किससे कैसे बात करनी है, Hmm. including your silence, including your listening properly, including not reacting and all. So that is very important. वो आपको, जैसे मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि आपको अच्छी अंग्रेजी है या अच्छी हिंदी है या अच्छी लैंग्वेज Correct. है, बट you need to able to express yourself. So communication is one of the most important tools. Second, I would say, as you said, people management or emotional quotient or emotional intelligence. You Hmm. shouldn't be able to react, or you should be able to understand the people, किससे कैसे बात करनी है, किसको किस तरीके से हैंडल करना है, किसको किस Hmm. तरीके से डील करना है. तो Hmm. people management third. Second, and third is, of course, I would bring third here is the business acumen or a business sense. Okay. मतलब आपको ये लगना चाहिए कि आप सिर्फ यहाँ, यू नॉट, इवन इफ यू आर लॉयर और ए सीएस, यू नॉट हियर फॉर ओपिनियन. ओपिनियन लेने के लिए मैं एक्सटर्नल को लॉयर देगा, मुझे ओपिनियन देगा, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ दैट पोजीशन. सो मेरे को जजमेंट आनी चाहिए. मतलब व्हाट इज माय जजमेंट, मेरे जजमेंट के हिसाब से ये चीज ठीक है या नहीं है. आई शुड बी एबल टू Hmm. कंक्लूड द थिंग rather than giving an opinion. So for that I need to understand business. So therefore third is business acumen. आपको बिजनेस के बारे में सेंस तो होना चाहिए ना. जजमेंट से मेरे को याद है, सिंस आई एम लर्निंग ड्राइविंग नाउ, मतलब टाइम हो गया है, बट मैं एक न्यू लर्नर बता सकता हूँ, तो उसमें ड्राइविंग के टाइम पे वी नीड अ लॉट ऑफ जजमेंट कि छोटा सा रास्ता है तो गाड़ी कैसे निकलेगी, पहले हम इधर डाले वहां डाले. तो आई कंसीडर जजमेंट इज वेरी होता है ना वो. इंपॉर्टेंट. हाँ, हाँ. होता है ना. और वो धीरे धीरे आप समझने लगते हैं. मतलब हाँ. आपकी गाड़ी चलाने की स्किल अलग चीज है, मगर आपका जजमेंट, दूर से आपने देखा वो गाड़ी आ रही है तो मुझे कितनी स्पीड कम कर लेनी है हम्म. पहले से, और उसके बाद मुझे कैसे रोकना है, कहाँ ब्रेक मारनी है, कहाँ नहीं करेक्ट. मारनी है. इट्स ऑल पार्ट ऑफ जजमेंट. डेफिनेटली सो दैट इज देयरफॉर अ स्किल, आई थिंक वो सीखना बहुत जरूरी है, So बाकी therefore, तो. you can give a good legal opinion. You can give a हम्म. legal position, but are you हम्म. able to actually give your judgment on that also कि सर ये position लेने के बाद ये consequences होंगे या ये इम्पैक्ट चीज मुझे होगा. ध्यान रखना है. करेक्ट. करेक्ट. दैट इज समथिंग, या, व्हिच डिफरेंशिएट्स अ नॉर्मल प्रोफेशनल एंड अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल. दैट्स व्हाट आई थिंक. हम्म. गुड. सो सर, आपको लॉ में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो अगर कोई लॉ फील्ड में आना चाहता है, मैंने देखा है कि इसकी जो प्रोग्रेस होती है वो काफी स्लो होती है, लाइक अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स अ लॉ पर्सन नीड्स टू डू. जो लॉ हाँ, कर रहा है, माय फ्रेंड इज डूइंग लॉ, तो शी every month she needs to do a different type of internship from different firm. हाँ, तो करेक्ट इसकी करेक्ट. इतनी स्लो ग्रोथ होती है, तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो कैसे अपने जर्नी को अच्छा बनाए. नो, आई थिंक वन शुड एक्सेप्ट इट कि इसकी स्लो ग्रोथ होती है, एंड इसीलिए ओके. ये प्रोफेशन अच्छा है. आपको शुरू हम्म. में कोई जल्दी नहीं करनी है, बिकॉज इट इनिशियली टेक्स टाइम. लीगल हम्म. प्रोफेशन जो है ना, शुरू में आपको बहुत मेहनत कराता है, और शुरू में आपकी ग्रोथ थोड़ी सी धीरे होती है. मतलब हम्म. आप एकदम से नहीं ना बन जाते, बिकॉज यू नीड टू लर्न अ लॉट. You need हम्म. to learn the legal issues, you need to learn business, you need to learn other skills also. So I think आपके इनिशियल 5 7 ईयर जो है वो थोड़े से आपको लगेगा कि आपकी स्लो ग्रोथ हो रही है, मगर वंस यू आर इन सिस्टम और एक बार गाड़ी को गियर लग जाता है, देन द ग्रोथ इज वेरी फास्ट. तो वहां पर वो कॉम्पनसेट हो जाती है आपकी ग्रोथ आगे जाकर. ऑल्सो सर, मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी लिंक्डइन पर, यू हैव वन, योर टीम हैज वन अ लॉट ऑफ कंप्लाइंस अवार्ड कॉन्सिक्वेंटली. सो एक कंप्लाइंट अच्छा कंप्लाइंस टीम मतलब क्या होता है, कि आपने तो अवार्ड्स जीते, तो यू मस्ट हैव बीन द बेस्टेस्ट. हाउ टू बिकम दैट बेस्ट. देखो, कंप्लायंस अच्छा टीम मतलब यू नीड टू बी 100% कंप्लायंट. तो मैं तो ये बोलता था किसी को कि यार अगर तुम मेरे को पिंच करोगे ना तो खून की जगह कंप्लायंस निकलता है मेरे में तो कभी कभी. सो दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन यू हैव टू मेंटेन इन योर टीम. और ये काम टीम ही करती है. देखो, आपको जो भी अवार्ड मिलते हैं, कुछ करते हैं, इट क्रेडिट गोज टू योर टीम ओनली. सो अगेन आपका कम्युनिकेशन, टीम मैनेजमेंट तो यहाँ काम आता ही आता है. बट वन थिंग विच इज देयर इज कि आप मेरे को रात को 12 बजे फोन कर लो, आई एम अवेलेबल फॉर यू. आपको छुट्टी जाना है, आई एम अवेलेबल फॉर यू. बट व्हेन इट इज अबाउट इंटेग्रिटी, एथिक्स और कंप्लायंस, इट्स नॉन नेगोशिएबल. ये बड़ा क्लियर एंड क्लियर मैसेज देता था मैं टीम में. हम्म. उसके अलावा आप मुझे गाली दो, मेरे से बात करो, मेरे को जैसा मर्जी ट्रीट कर लो, मतलब एट टाइम्स वी आर फ्रेंड्स, तो मैं आपसे आराम से दोस्तों की तरह बात करूंगा, आपके साथ बैठ के दारू भी पी लूंगा, आपके साथ बैठ के सिगरेट भी पी लूंगा, मैं सब बातें कर लूंगा. बट व्हेन इट कम्स टू ethics, governance, or your integrity or your compliance, it's a zero tolerance zone. ये समझ के चलना आप मेरे से.
and that's how, it was a ऐसा training to them. ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि आपकी टीम ने कुछ कंप्लायंस मिस्टेक, कुछ डिले फाइलिंग, ऐसा कभी नहीं हुआ है? कभी नहीं करने दी मैंने अपनी, मतलब जब तक मैं कंपनी सेक्रेटरी रहा हूँ कितनी कंपनियों में, बहुत ही एक्सेप्शनली कभी कोई ऐसा केस हुआ होगा जिसमें हमने कुछ कॉल ली होगी या कुछ हुआ होगा, अदरवाइज मतलब मैंने ये चीज कभी नहीं होने दी कि कोई नॉन कंप्लायंस हो जाए। मतलब बहुत ही कुछ ऐसा हो गया कि बिल्कुल ही पता नहीं चला, या कभी कभार देखा था कोई इंसिडेंस हो गया होगा, मेरे को वो भी याद नहीं है, बट टचवुड मैं हमेशा से ये बोलता था यार, मैंने कहा यार यही सब कुछ है, मतलब यही तुम्हारी रोजी रोटी है कि अगर तुमने कंप्लायंस को और एथिक्स को और इंटीग्रिटी को संभाल के रख लिया तो समझ लो तुम्हारा काम हो Have you never thought of starting your own firm or something like that? गया। मैं थोड़ा सा ना, नो आई 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 ट्राइड फ्रैंकली, ऐसा नहीं है, मैंने मैंने इन बिटवीन ड्यूरिंग माय करियर आई ट्राइड वंस, I was, doing maybe around 2 years or so. I tried doing that, but that also, I was kindly mostly engaged by the organization as a retainer types and all, which is not day-to-day practice, but kind of a retainer type with the clients, advising them 2 days to there, 1 day to so. But suddenly I realized that I think I'm not, I'm not made for. अब मुझे लगता है कि प्रैक्टिस शायद वो इसलिए क्योंकि उस समय स्कोप भी इतना नहीं होता था, हम लोग मैंने बताया ना पुराने स्कूल के हैं तो पुराने टाइम के हैं, तो तब इतना स्कोप हम्म। नहीं होता था, वो काम करने का मजा भी नहीं आता था इतना, ओनली डूइंग लिटिगेशन लिटिगेशन, तो कितना करोगे यार। आज की डेट में यू हैव अ स्कोप, अ लॉट ऑफ थिंग्स, नाउ यू हैव अ निश, निश एरिया भी नहीं कहोगे बल्कि रूटीन एरिया होगा, जैसे आप ईएसजी से रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, आप डीपीडीपी से रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लेबर लॉ से रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हो आज की डेट में, आप I've seen a lot of people doing only sustainability related things. So बहुत सारी चीजें हैं when you create your niche and then you can do your practice if you really have that kind of a aptitude of practice. वो मेरा शायद कभी था नहीं, मुझे मुझे लगता था नहीं यार ठीक है आराम मतलब। And I frankly I don't see any difference working for someone or working for your own. लोग कहते हैं ना यार working from someone, मुझे लगता है नहीं यार, you're not as a lawyer or a company secretary, at least you're not working for someone. You are as working for yourself as in your own practice. आपका तो काम यही है कि आप अपना काम करे जा रहे हो। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग व्हाट यू सेड। ये एक सीएस के लिए बहुत अच्छा है कि आप खुद के हाँ, फर्म में काम कर रहे हो, आप कंपनी के लिए कर रहे हो, इट डजंट मेक एनी आपको मच सोचना ही डिफरेंस। नहीं है, डजंट मेक अ डिफरेंस, आपका जो काम है वो यही काम है। करेक्ट। सो सर, आपका इतना 30 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है और हमारी ऑडियंस जनरली यंग प्रोफेशनल्स है, तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे, कौन सी मिस्टेक्स उन्हें अपने यंग जर्नी में अवॉइड करनी चाहिए टू हैव अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल जर्नी अहेड? अ, देखो दो तीन चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। एक तो ये है कि बी योर सेल्फ, आप जैसे हो ना वैसे ही सबसे खूबसूरत हो और वैसे ही सबसे ज्यादा स्किल्ड हो। तो आप एक तो किसी की ना कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मतलब डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स, बी योर सेल्फ। आप जैसे हो उसी तरीके से पेश आओ। यस, लर्निंग फ्रॉम समवन स्किल्स और समवन्स एक्सपीरियंस इज अ गुड थिंग। आपने उनसे कुछ सीखा, उसको अपने तरीके से अप्लाई किया, बट बी योर सेल्फ सबसे पहले तो, ये अपना ओरिजिनल अपने पास रखो। और दूसरा मैं ये बोलता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए सीएस और एज ए लॉयर जाते हो, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कभी भी ये मत समझो कि मेरा काम सिर्फ इतना ही है यार, कि मेरे को सिर्फ सीएस का काम करना है और मेरे को सिर्फ लीगल का काम करना है। वो अगर आप करोगे ना देन यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड और यू विल बी साइड। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी तलाश करो कि जहां आप अपने अदर अदर व्यूज दे सकते हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, go and meet the business people, sales people, marketing people, HR people, finance people. Go spend time with them whenever you get an opportunity. जरूरी नहीं है सीनियर मोस्ट से मिलना, उनके जूनियर से मिलो, दोस्ती बनाओ, सब हैव ए कप ऑफ टी टुगेदर, अंडरस्टैंड कि क्या कर रहे हैं वो, कैसे कर रहे हैं। सो आपको उससे आइडिया लगता है कि आप और क्या चीज में हेल्प कर सकते हो उनकी। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स नाउ। सो मेरे ख्याल से ये कभी मत सोचो कि यार मैं बैठ गया, मेरा यही काम है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो जो एक ईगो आ गई आपके अंदर कि मैं तो लॉयर हूँ, या ये आ गई कि छोड़ना मुझे क्या लेना देना, वो अगर एप्टीट्यूड शुरू में आ गया ना तो वो थोड़ा सा खराब है। सो इन्वॉल्व योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, ओरिजिनल अपना कभी मत खो। एंड थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है, कीप लर्निंग। एवरी डे यू नीड टू कीप लर्निंग नई न्यू थिंग, बिकॉज हर रोज कोई नई चीज आएगी। एंड पर्टिकुलरली आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हर कोई एआई यूज कर रहा है।
हर कोई इस तरीके से टेक्नोलॉजिकली टूल्स यूज कर रहा है। तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लर्निंग में पीछे ना छूट जाओ कि अपडेट्स आपके पास नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। And how do you keep yourself updated? देखो मेरे को तो क्या होता है, मैं तो अब मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी टीम अपडेटेड रहे, मुझे बताते हैं। बट यस, मैंने अभी भी अपने फोन पे 2 या 3 ऐप रखे हुए हैं जिसके अंदर नोटिफिकेशन मुझे हमेशा आते हैं, जैसे कुछ होता है नोटिफिकेशन आता है। उसके अलावा लैपटॉप पे भी आते हैं, प्लस 2 या 3 वेबसाइट तो मैं जरूर रोज खोल के देखता हूँ, जैसे कि बार एंड बेंच हो गया, या सेबी का हो गया, या स्टॉक्शन का हो Same. गया, कुछ अपडेट आ रहा है या नहीं आ रहा, वो मैं करता रहता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आज की डेट में क्या होता है कि जब आपने एप्स लिए हुए हैं या कुछ किया हुआ है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहते हैं डेली, ऑन Hmm. ऑन ऑन टाइम बेसिस पे। आपके पास क्या जजमेंट हो रहा है, क्या चल रहा है, तो अपडेट तो आज की डेट में बहुत ही आसान है, अगर आप 2-3 जगह अपने आप को नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करके रखो। प्लस टेक्नोलॉजी के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। Hmm. अ, जैसे कि मतलब आई यूज अलॉट, मतलब चैट जीपीटी मैं तो बहुत यूज करता हूँ, मुझे लगता है कि कई बार Same. हर कोई यूज कर रहा है, आई एम श्योर एवरीवन इज यूजिंग Hmm. नाउअडेज, एंड इट हैज मेड योर लाइफ वेरी इजी। मतलब 100 पेज का कोर्ट का ऑर्डर कोई आता है पढ़ना हो, तो सबसे पहले चैट जीपीटी में डाला, उसे बोला यार 3 पेज में समराइज करके जरा सिंपल इंग्लिश में बता दे, बता Hmm. दिए, कितना आसान हो गया देखो। तो वो चीजें तो हैं ही, बट आई थिंक अपडेट आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी आपको काफी अपडेट अपने आप ही कर लेती है। Hmm. इससे एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि काफी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि वी आर गोना बी रिप्लेस्ड बाय एआई, लाइक सीएस और लॉयर्स। इज इट ट्रू? हम्म। कैन दे रिप्लेस अस? तो ये अभी काफी डिबेट चल रही है इस पर नया, और हम लोग जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं, तो ये क्योंकि क्या होता है कि एक तो एआई इतना ज्यादा आ गया है कि आपको एआई के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व तो करना ही पड़ेगा, आप उससे बच तो सकते डेफिनेटली। नहीं हो। हम्म। अब सवाल आता है कि क्या आपकी जॉब रिप्लेस हो सकती है या नहीं हो सकती। ये आज की डेट में कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आज हम जिस स्टेज पे बैठे हैं, ऑल जनरेटिव एआई, कल किस हम्म। टाइप की एआई निकल के आएगी, यू नेवर नो, यू एंड आई कांट इवन इमेजिन कि क्या हो सकता है 5 साल बाद। ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि देखो, जितनी लो एंड जॉब्स है ना, ये तो ऑटोमेटिकली सब खत्म हो जाएंगी। अगर आप सोचो कि ड्राफ्टिंग, और आप ये सोचो कि ओपिनियन, ये सब चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना जिसमें आप टाइम करते, रिसर्च करना, ड्राफ्टिंग करना, ये सारी चीजें तो ऑलमोस्ट चली जाएंगी, क्योंकि सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली एआई से निकलेगा। The only thing you have to do is कंस्ट्रक्टिव वर्क आपके रहेंगे, जहां पर where you have to use your brain, you have to use your creativity। और वो भी पता नहीं किस हद तक एआई कल को ह्यूमन माइंड की तरह बिल्कुल ही बन के आ जाएगा, तो भी आपको पता नहीं है। बट अभी अगले एटलीस्ट अप टू सम नेक्स्ट फ्यू इयर्स एटलीस्ट, only the low end job which will be replaced, not the entire job, but lawyers की, because हमारे यहाँ क्या है कि कोर्ट्स अभी चलते रहेंगे, इतनी आसानी नहीं है कि सारे कोर्ट्स एआई में तब्दील हो जाएं। या कोई हम्म। जमाना आएगा जब मैं अपने मोबाइल फोन पर ही अपना पिटिशन फाइल करूंगा, उसी में गया एआई में, लॉयर भी एआई का आया, जज भी हम्म। एआई का आया, जजमेंट आया, जजमेंट मेरे फेवर में हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तो वो जमाना भी आ जाएगा मुझे लगता है कभी ना कभी। Wow. बट हाँ, मतलब up to some extent we need to be vigilant, we need to be very careful that we are using AI and adopting and embracing AI in a full manner. I think you have given the most honest answers because it is true that AI is dangerous. We can't just keep be low and light with respect to AI कि हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं, होगा। ये डरना पड़ेगा इससे, डर के ही It is संभलना पड़ेगा इससे, dangerous. बिल्कुल। एंड वो तो आपने बहुत सही बोलो कि अभी जनरेटिव एआई है, आगे पता नहीं क्या हो सकता है। जितने तेजी से ये बढ़ रहा है, आई मीन विद इन 2 years एआई कहाँ पहुंच गया है। करें, इट इज और 2 साल बाद पता नहीं कंपाउंडिंगली क्या होगा, ग्रोइंग। अब सारे सब कुछ एआई से हो रहा है, बिजनेसेस एआई से हो रहे हैं, डिसीजन एआई, मतलब आई, यू कांट इवन थिंक, देयर इज नो लिमिट टू इट, जिस तरीके से एआई बढ़ रहा है, कि 5 साल 10 साल बाद वर्ड क्या होगा, यू नेवर नो। इसमें दो टाइप के माइंडसेट के लोग आ जाते हैं। एक फिर वीक माइंडसेट के लोग आ जाएंगे कि सब कुछ तो एआई कर रहा है तो हम छोड़ दो, फिर हम क्या हम्म। करें, हम्म। हम आउटडेटेड हो जाएंगे। एंड दूसरे वो माइंडसेट के लोग आ जाते हैं जो इस चीज को अडेप्ट करके क्रिएटिविटी से कुछ और सोल्यूशन निकालते हैं। आई थिंक वी शुड बी इन द सेकंड वन बिकॉज अभी तो यू विल हैव टू थिंक लाइक दैट, वी शुड विन द सेकंड वन। बट कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि यार हम सब लोग जो है ना, मतलब कुछ काम नहीं बचेगा करने के लिए किसी के पास, हम सब लोग नहीं कुछ नहीं सर। करेंगे, और सब कुछ एआई कर रहा है, बस हमें ये देखना है कि यार हमें खाना खाने के लिए भी मुझे लगता है पता नहीं कुछ ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि एआई आपको खाना भी खिला देगा, तो मतलब एक टाइम ऐसा आएगा दैट यू आर नॉट डूइंग, यू आर एक्चुअली डूइंग नथिंग। बट या फॉर दैट, आई नो will happen, but as of now you should be ready to embrace AI in a full manner.
Hmm. Definitely. I think we should cope up. Anyhow, we have to cope up. करना पड़ेगा, Okay. कोई ऑप्शन नहीं। Yeah. So, sir, I think one last question ओके। that you you know that a lot of people say that compliance is a boring paperwork, nothing else. A lot of people say to me also, and to be honest, पूरे पॉडकास्ट में आपने काफी हाईलाइट किया कि इट्स नॉट जस्ट पेपर वर्क, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप, हमारे आप बोर्ड के साथ इतना अच्छा रेपो होना चाहिए और बट लास्ट में व्हाट वुड यू से टू दोज पीपल हु थिंक्स दैट compliance is just a boring paperwork. It's just a responsibility, added responsibility. We are not that important. This is what we feel sometimes working in corporate. नहीं, मैंने तो सुना है, मैंने भी बहुत जगह ऐसा देखा है कि लोग कहते हैं कि यार ये बर्डन है, कॉस्ट सेंटर है, इसका हाँ, क्या हाँ। इश्यूज है। बट आई थिंक देखो, ये एक डिसिप्लिन है जो कि आपको लाना है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये कंप्लायंस या गवर्नेंस या एथिक्स या इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें जो है ना, एक बिजनेस को मतलब एक पुश करती हैं। इस आई वुड से, मैं ये नहीं कह रहा कि आज की डेट में कंप्लायंस बोरिंग है। हो सकता है आपके पास कंप्लायंस करने की जरूरत ही ना पड़े, इतना ज्यादा एआई आ जाए कि एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज बाय एआई इन द कंप्लायंसेस। ठीक है, आप अपना बिजनेस आराम से कर रहे हो, वो टाइम आएगा। लेकिन जब तक वो पूरा टाइम नहीं आता, आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे बिजनेस के अंदर कोई रिस्क तो नहीं आ रहा। और ये कंप्लायंसेस और ये इंटेग्रिटी और ये एथिक्स जो है ना, ये आपको इन सब चीजों से बचाते हैं। और अगर आप ये देखो ना, आप एक तरीके से गवर्नेंस के कस्टोडियन हो, आप कंप्लायंस ऑफिसर हो। अगर आपकी वजह से कोई नॉन कंप्लायंस होता है, खुदा ना खास्ता बिजनेस को बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो किसका, सबका रिस्क है उसमें, स्टेक होल्डर का। हम्म। इट्स लाइक जैसे हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो हम एक बात बोलते थे कि यार आप बिजनेस को अगर आपने चलाना है, या जैसे आप कहते हैं ना, हम्म। जैसे तुमने गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, आप गाड़ी को फास्ट क्यों चला लेते हो, गाड़ी को बहुत स्पीड दे देते हो। आप इसलिए नहीं दे देते कि आपके पास एक्सेलेटर पे पाँव है। एक्सीलेटर से पाँव देकर के आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो, लेकिन आप गाड़ी स्पीड में तभी चला सकते हो जब आपके पास गाड़ी में ब्रेक है। करेक्ट, सो विच करेक्ट, मीन्स करेक्ट। देयर इज अ कंट्रोल इन द गाड़ी। आपको ये पता है कि मेरी गाड़ी में ब्रेक है, इसलिए आप गाड़ी को 200 पे चला सकते हो, क्योंकि जैसे जरूरत पड़ेगी आप मार दोगे। अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो आप गाड़ी तेज चलाओगे ही नहीं। तो गाड़ी तेज एक्सेलेटर से नहीं चलती, ब्रेक से तेज चलती है, कहने का मतलब ये। हम्म। सिमिलरली अगर आपको बिजनेस बहुत आगे बढ़ाना है, तो यू नो कि मैं बिजनेस बढ़ा रहा हूँ, पर देयर आर सर्टेन कंट्रोल चेक पॉइंट्स आर देयर जो मुझे ट्रिगर कर देंगे इमीडिएटली कि "ए, रुक जा, ब्रेक मार, ब्रेक मार"। सो ये वो ब्रेक्स हैं जो आपको जरूरी है गाड़ी चलाने के लिए। सर कितना सच बोला, बिकॉज करंटली आई ऑल्सो रन माई ओन कंपनी रैंकर्स वेव, तो जिसमें हम वंडरफुल। बच्चों को टेस्ट सीरीज और मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो वी हैव अ प्रॉपर रिफंड पॉलिसी ऑन द वेबसाइट। एंड एक बच्ची ने हमारा ऑल्सो रिफंड एंड ऑल्सो एक्सटेंशन पॉलिसी, दोनों पॉलिसी हमारे पास है। ओके। तो एक ओके। बच्चे ने हमारा एनरोल किया होगा एंड उसका वन टाइम एक्सटेंशन ऑलरेडी हो गया है, तो हम सेकेंड टाइम एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो वो लड़के के साथ ये क्लियरली कम्युनिकेटेड था, पॉलिसी भी है, तो शी मस्ट हैव रेड इट, वी अज्यूम राइट इन लॉ टर्म्स कि आप पॉलिसी हाँ। है आपने पढ़ी है। हाँ। तो शी एक्चुअली कंप्लेन टू आरटीआई, एंड आरटीआई से हमें मेल आता है रैंकर्स वेब के ईमेल पे कि ये कंप्लेन आई है, आपको 45 डेज के अंदर इसको इशू सॉल्व करना है कि आपने एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं किया है अपने स्टूडेंट को। एंड आई वाज लाइक, आई एम जस्ट डूइंग माई ओन थिंग, ये लॉ पार्ट कहाँ से आ गया इसमें, सब जगह लॉ है। सब एंड जगह देन आई है। हैव टू गो थ्रू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस कि क्या Correct. रिप्लाई करना है। एंड नो, सो इट्स आई वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बिजनेस चलाने के लिए यू नो दैट देयर इज सर्टेन कंट्रोल पॉइंट जो आपको जहां जरूरत पड़ेगी रोक लेंगे, अदरवाइज आप काबू से बाहर निकल जाओगे, एंड देन देयर विल बी एन एक्सीडेंट। मैं, या समवन आस्क्ड मी, बड़े इंपॉर्टेंट बात है, अभी ये कुछ साल पहले की बात है। मुझे एक आदमी बोलता है, स्टार्टअप वाला था, उससे कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था, बोला यार ये कंप्लायंस कंप्लायंस तो ठीक है, अगर मैं स्टार्टअप चला रहा हूँ, मुझे बोलता है अगर मैंने कंप्लायंसेस को देखा तो मैंने तो चला ली स्टार्टअप, बिकॉज स्टार्टअप का तो मतलब ही यही होता है दैट यू हैव टू चैलेंज द स्टेटस को। आई सेड भैया आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, स्टार्टअप स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि मैं रिस्क लूं, और अगर मैं रिस्क ना लेकर इन चक्करों में पड़ा रहूंगा तो मैंने तो चला लिया स्टार्टअप। आई सेड आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर आप ये बात सोचो कि आपने सारे रिस्क लेने लो, मगर एक बंदा रख लो जो आपके इन रिस्क पे नजर रखे। या आपको आज लग रहा है, मगर आप देखो कि 10 में से 9 या 8 स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं, वो आगे जाकर के इसलिए फेल होते हैं क्योंकि आपने शुरू से गवर्नेंस प्रोसेस नहीं डाला उसमें। कल आपको फंडिंग चाहिए, जैसे ही आपको फंडिंग चाहिए, टुमारो इमीडिएटली इन्वेस्टर आके 50 चीजें पूछेगा, आर यू रेडी फॉर दैट फंडिंग और नॉट। सो आई सेड आपको लग जरूर रहा है कि आप रिस्क लेकर के अपना आगे बढ़ रहे हो अपनी कैपेबिलिटी पे, मगर ऐसा मत सोचो, यू नीड कंट्रोल पॉइंट्स। सो देयरफॉर डे या वन से, मुझे आई बोलते हैं थिंक एक दो दैट साल बाद देखेंगे, ऐसे नो, डे वन से यू नीड टू हैव सम पर्सन।
इवन इफ स्मॉल बिजनेस हो, सिर्फ वी आर स्मॉल बिजनेस, बट फिर भी हमें पॉलिसीज रखनी पड़ती है, सारी चीजें अप टू डेट एज पर लॉ मेंटेन करना पड़ता है, तो आई थिंक या बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। परफेक्ट। आई थिंक सर बहुत ही नॉलेजेबल पॉडकास्ट था ये, and काफी थैंक यू। इंफॉर्मेशन मिली। मुझे तो बहुत कुछ सीखने मिला, एंड आई एम वेरी मच श्योर यंग प्रोफेशनल्स को भी काफी कुछ सीखने मिलेगा। लास्ट में जाते जाते, डू यू हैव सम मैसेज फॉर अवर व्यूअर्स? No, मैं तो I can only say that Neha, you are doing a good job because this is what is required for all the newcomers or all the young students. Because इस तरीके की जितने भी एफर्ट्स पॉडकास्ट और चीज़ें होती हैं, ये हम लोग अपने दिल से अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताते हैं, और भी जितने लोगों के साथ करोगे तो ये जो चीज़ है ये उन लोगों को रेडीमेड आपको आप उनको दे रहे हैं। दैट्स अ वंडरफुल थिंग व्हाट यू आर डूइंग इज। द अदर थिंग आई वुड थैंक से दैट जैसे मैंने पहले भी बोला है, अपने आप को बी योरसेल्फ हमेशा। ये मत सोचो कि मुझे किसी की कॉपी करनी है, बट यस लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखो, एंड उसके बाद चलो एथिक एंड इंटेग्रिटी से आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। Okay. I am having this question in my mind. I think was last, sir, finally last. Ki, do you think that you have become such a successful in-house, lawyer, and सब कुछ प्रॉपर रहा है, बिकॉज ये बच्चे काफी पूछते हैं कि लक लक, सो डू यू थिंक यू वर यू लकी इनफ, और यू हैव एक्चुअली वर्कड हार्ड फॉर इट, और पता इट वाज नहीं, बोथ? मतलब आई कांट से, बिकॉज मैंने भी अपनी लाइफ में नया अप एंड डाउन बहुत देखे हैं। ये लगता है कि अगर आज कोई मेरा प्रोफाइल देख लेता तो कहता है वाह यार क्या प्रोफाइल, मतलब आई डोंट हाँ। नो, मेरे से अच्छे बहुत हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन लगता है। बट ऐसा नहीं है कि कहाँ मैंने मेहनत की है मुझे पता है। मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन मुझे लगा ओहो यार यहाँ मैं, ये मेरे गलत डिसीजन हो गया, ये मेरी गलत हम्म। चॉइस हो गई। तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हमने देखा कि, बट आई ऑलवेज ट्राई टू डू वन थिंग, आई ऑलवेज ट्राई टू केम कम आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन। तो जहां मुझे लगता था ना कि यार मैं ये कंफर्ट जोन में बैठा हूं, तो मैं कुछ ना कुछ उसको चैलेंज करने की कोशिश करता था। उसमें मुझे नुकसान भी हुए। मुझे लगा कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कंफर्ट जोन में आ गया, चलो एक स्टार्टअप या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो जहाँ बड़ा काम होगा। पता लगा वहां पर आने के बाद मैं सेटल नहीं हो पाया, या मुझे दोबारा से आना पड़ा कुछ। तो मेहनत, मतलब ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड से मेहनत तो करनी पड़ी है हर जगह, मैंने देखा बिना मेहनत के, मतलब आई डोंट थिंक सो कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लक के बेसिस पे कोई आया हूँ, नहीं। मैं कह सकता हूँ दैट आई एम लकी। बहुत लोगों से अच्छा, चलो ठीक है यार, मतलब टच वुड बहुत अच्छा चल रहा है, बट मुझे लगता है कि अंदर बहुत मेहनत छुपी हुई है, और हर एक आदमी के सक्सेस में हम्म। बहुत मेहनत छुपी हुई है, इसमें कोई डाउट आई टोटली अग्री, ऑब्वियसली सर, बिना हार्डवर्क के नहीं। लक भी आपके साथ नहीं होता है। मैं तो कल वो देख रहा था कुमार मंगलम बिरला का वो कौन हम्म। बनेगा करोड़पति में अमिताभ हाँ। बच्चन के साथ। एंड द आई मीन द वे ही वाज स्पीकिंग, इतना मॉडेस्ट और इतनी अच्छी, टोटल फैमिली के बारे में, वैल्यूज के बारे में। एंड देन ही सेज कि जब उसके फादर की डेथ हुई, 27-28 साल का था, एंड ही वाज पुश्ड इनटू द बिजनेस एंड एक्सपैंडेड बिजनेस लाइक एनीथिंग। तो कहता मैंने इतनी मेहनत की है, मतलब ही वाज टेलिंग हिमसेल्फ दैट इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, मेरे को अब लगता है कि यार बच्चों को थोड़ा मैं सेटल कर दूं। सो एवरीवन हैज टू डू मेहनत, चाहे वो किसी भी फैमिली में हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो। करेक्ट। परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई होप दिस, आई एम वेरी मच श्योर दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स। थैंक यू। Thank you, Neha. Thank you very much. I think you're doing a wonderful job. Keep doing the good work, and all the best to you as well. थैंक यू। I am a fan of yours, no problem. सर कुछ भी